खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। पाकिस्तान में किसी बात को लेकर जश्न मन रहा है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बदहाल है, टूट के कगार पर है। समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का अंत कहां पर जाकर के खत्म होगा, क्योंकि लगातार भारत ने तो पूरी तरह सरहद पर से लेकर पानी से लेकर हर तरह से बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन जश्न क्यों मन रहा है? कुछ बोल हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, जिसको लेकर पटाखे छूट रहे हैं पाकिस्तान में। और उनका कहना है कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, दुनिया हमारा साथ दे या ना दे, विश्व के नेताओं ने हमें भले ही अलग कर दिया हो, लेकिन खुद भारत में बैठे हुए कुछ नेता हमारे साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी और पार्टी के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के। अब ऑफिशियली तो कांग्रेस ने ये स्टैंड दिया हुआ है कि हम सेना के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अनऑफिशियली, क्योंकि अनऑफिशियली इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जब भी कोई ऐसा बयान आता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक फरमान जारी होता है कि ये इनका निजी बयान है। लेकिन निजी बयान के नाम पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने एक बार फिर से सेना का अपमान कर दिया। अब ये तो पुरानी आदत राहुल गांधी से सीखी है लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपमान करने की, तो क्यों ना करें वो। उन्होंने राफेल का एक खिलौना बनाया, उसके बाद कहा कि भाई ये मिर्ची आपने क्यों टांगी है इस पर, इसका इस्तेमाल कब होगा। तो मतलब मजाक बनाया। एक दिन नहीं बल्कि लगातार आज दूसरे दिन उसी तरह उन्होंने मजाक बनाया जिस तरह से पहले राहुल गांधी ने मजाक बनाया था सेना का। तो ये तो बात रही उनकी। अब चन्नी, जो कि खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, वो भी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, उन्होंने भी साफ कह दिया कि कोई बम वम नहीं गिराए गए थे, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। तो मतलब पाकिस्तान का मनोबल जहां पूरी तरह से धराशायी हुआ है, ये नेता क्यों पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं? और क्यों ऑफिशियली कांग्रेस ये कह रही है कि हम सबके साथ हैं, सरकार के स्टैंड के साथ हैं। पहले पोस्टर जारी करती है, उसके बाद डिलीट कर देती है, फिर फरमान जारी करती है, उसके बाद ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता फिर से अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। लेकिन ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, ना केसी वेणुगोपाल और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई बयान अजय राय के इस मखौल के बारे में आया है। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन है वो लोग जो कि देश में बैठकर पाकिस्तान में जश्न मनाने के लिए, वहां के चैनलों पर अपने आप को चमकाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त भारत में काम कर रहे हैं, और उनकी क्या मजबूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? जहां उस राफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं, उनके युद्ध उद्घोषी पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा? कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्हम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। पाकिस्तान में एक भी नेता वहां की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई। सिद्धारमैया जी का बयान, चन्नी जी का बयान, बाकायदा वहां की मीडिया में किस ढंग से बोले जा रहे हैं। नेताओं का नाम लेकर ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ नहीं हैं। यहां तक शब्द प्रयोग किए गए, इसके वीडियो अवेलेबल हैं, राजनीतिक दलों का नाम लेकर कि ये लोग हमारे साथ हैं। बात तो बड़े बड़े करते हो,
मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तेरहवीं हो गई ना कल, तो 13वीं हो गई और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक के बाद दूसरा बयान ऐसा आता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है कि नहीं। किसी भी सेना के युद्ध के अंदर होने वाली सामग्री को आप उसे खिलौना बना देना, ये थोड़ा सा भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। तो ये है वो बयान। अब जब खड़गे जी ऐसा बोलेंगे, जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो बाकी के नेता क्या नहीं बोलेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ सत्य और रहस्य है ही नहीं। और इसीलिए जब शह सीधे ऊपर से आती है तो नीचे के तमाम नेता उसी लाइन पर वही बात बोलते हैं। अब दो फाड़ तो कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जानकारी भी सब जगह सामने आ गई थी कि सुप्रिया श्रीनेत उनकी क्लास लगी जब वो गायब, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया, वो छवि पहले एक्स पर पोस्ट की गई। उसके बाद जब फटकार लगी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी की भी नाराजगी कांग्रेस में प्लांट किया गया कि प्रियंका भी नाराज थी, राहुल भी नाराज थे, और इसीलिए उसके बाद वो पोस्टर हटा लिया गया, माफीनामा भी आया, तमाम चीजें हुई। लेकिन उसके अगले ही दिन से फिर से वही बयान, फिर से वही बयान, कभी चन्नी तो कभी अजय राय। अब कांग्रेस को क्यों भाई अजय राय, जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। आरपी सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वैभव सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जियोपॉलिटिकल जो तमाम मुद्दे रहते हैं उन सब के एक्सपर्ट हैं। लेकिन सैयद जवाद, शुरुआत आज फिर आप ही से करनी पड़ेगी। कौन है जो पाकिस्तान के साथ उनको जो भाने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं, वहां के टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज के तहत अपना चेहरा चमकाने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, क्यों फिर से सेना के खिलाफ हो गई है कांग्रेस? कोई मजबूरी है या कोई षड्यंत्र है या कोई ये अपनी अलग तरीके की राजनीति चल रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, देश जो है वो जो भी डिसीजन सरकार लेगी, देश उनके साथ है। और विपक्ष के तमाम नेताओं ने सर्वदलीय दल की बैठक के अंदर ये कहा कि सरकार जो भी सख्त डिसीजन लेगी, लोग साथ में हैं, पूरा विपक्ष साथ में है, आप कार्रवाई करिए और ऐसी सख्त कार्रवाई करिए आतंकवाद के खिलाफ कि पूरे विश्व के अंदर एक नजीर बने कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाए। ये संदेश देना चाहिए। और पूरा विपक्ष और 140 करोड़ की आवाम भारत के साथ है, सेना के मनोबल को बढ़ाने के साथ है, सेना के शौर्य को बढ़ाने की बात है और सभी लोग साथ में हैं। लेकिन जिस मौजू के ऊपर राजनीति करी जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की वो जो टीम है जिसने ये पोस्ट करा था, वो मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा, जिसमें राजनीति करी थी, उसके ऊपर बात भी नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से कहने को तैयार हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का देश हित में 56 इंच का सीना है, लेकिन विपक्ष का भी 94 इंच का सीना है और 94 और 56 इंच का सीना मिल करके देश का सीना 150 गुना चौड़ा है। आप चलिए आगे आगे, 56 इंच वाले सीने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले और उनके पीछे 94 इंच वाला विपक्षी दल चल रहा है
और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें आतंकवाद पर। लेकिन ये निवेदन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और भाजपा से करा जा रहा है कि आपको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तो आप क्यों देर कर रहे हैं? क्या ऐसे मौके पर हमको कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए? रुकिए, इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रुकिए सैयद जवाद, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत ने एडीबी प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, भारतीय डेलीगेशन ने, और उनसे पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के लिए अपील की है। पाकिस्तान को आर्थिक झटका देने की तैयारी में भी भारत है, और तैयारी में क्या, पूरी तरह से कमर कस ली है। हर तरीके से साइडलाइन भारत को की तरफ से पाकिस्तान को करने की भारत ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात की है, एडीबी प्रेसिडेंट से मुलाकात की, और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद इटली के वित्त मंत्री के साथ भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की है, और दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने पर चर्चा की है। यानी हर तरीके से पाकिस्तान पूरी तरह से दुनिया में अलग थलग पड़ जाए, इसकी पूरी तैयारी। अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, बड़ा झटका देने की तैयारी में पूरी तरह से, पहले जल की तरफ से, उसके बाद हमने देखा सरहद पर, और अब ये आर्थिक तरीके से भी पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने की तैयारी। ये बहुत बड़ा झटका है रीमा जी, किसलिए? क्योंकि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत 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 बुरी खबर है। इसलिए क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान में अभी सबसे ज्यादा पॉवर्टी की दिशा में, अभी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये पूरा देश बन चुका है। 38% की महंगाई किसी भी देश में अभी तक देखी नहीं है। IMF के लोन का दबाव इतना ज्यादा है कि वो बैंक्रप्सी की कगार पर खड़ा हुआ है, और दिवालियापन की कगार पर खड़ा हुआ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से, एडीबी जैसी संस्थाओं से उससे सांस लेने की मोहलत मिल जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एडीबी के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है, और आधिकारिक सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फंडिंग को रोकने के लिए वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है। एक दूसरी बैठक हुई है इटली के वित्त मंत्री के साथ में, यानी जो यूरोपियन यूनियन का बहुत ही शक्तिशाली मित्र है इटली, और उसके वित्त मंत्री के साथ भी मुलाकात करके वित्त मंत्री ने ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि यूरोपियन यूनियन का भी एक तरह से समर्थन मिले पाकिस्तान को अलग थलग करने की। इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही कम समय बचा हुआ है पाकिस्तान के पास इस बात को समझने के लिए कि आर्थिक तौर पर वो किसी भी जंग का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए IMF के तौर पर भी ये कहा गया है कि जो पूरा टेरर प्लॉट है वो कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली सपोर्टेड है पाकिस्तान से, और इसलिए किसी भी तरह की जो फंडिंग फैसिलिटी है उसको एक्सटेंशन न दिया जाए। और इसकी पहली रिव्यू मीटिंग, जो IMF की पहली रिव्यू मीटिंग है सजीमा जी, वो 9 मई को होने जा रही है। तो मई का महीना मुझे लगता है बहुत ही भारी पड़ने वाला है, न केवल पानी के लिहाज से, गर्मी के लिहाज से, बल्कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़ी कयामत टूटने वाली है। अजय, लेकिन इसमें तो पाकिस्तान में पहले ही लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कंगाल तो पहले ही हो चुका था पाकिस्तान, पूरी तरह से भीख पर अभी तक जिंदा है उनके लोग, और पाकिस्तान की सरकार भी, कि इधर से कुछ भीख मिल जाए, उधर से भीख, और ये पूरी दुनिया की तरफ से भारत को समर्थन लगातार बढ़ ही रहा है ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा झटका है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि आपने सुना होगा कि जो बड़े हुक्मरान हैं पाकिस्तान से वो पलायन करने लगे हैं, इस बात को समझते हुए, इस गंभीर स्थिति को समझते हुए कि अगर जंग का जोखिम पाकिस्तान ने उठाया, तो आज ही एक मूडीज की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि $15 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हो सकता है। तो आर्थिक तौर पर पहले ही गरीबी और भुखमरी के कगार पर खड़ा पाकिस्तान, और उसकी रेटिंग एजेंसी, आप तो सोचिए FATF के वो ग्रे लिस्ट में है। FATF के ग्रे लिस्ट में इसका मतलब ये होता है कि टेरर को फाइनेंसिंग करने वाला देश, जो कि अपने पैसे का इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग के लिए करता है, उसको पहले ही ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है। इसका मतलब उसको लोन IMF, वर्ल्ड बैंक से मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ओके, शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सैयद जवाद, भूमिका आपने बहुत अच्छी बांधी, भूमिका आपने बांध ली। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यही है जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस तरह से भारत वार कर रहा है लगातार, लेकिन अजय राय को नहीं दिख रहा, चन्नी को नहीं दिख रहा, कांग्रेस पार्टी के आपके तमाम नेताओं को नहीं दिख रहा। अब अगर आपकी भूमिका हो गई हो तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि राफेल का खिलौना बनाकर उसका मजाक मखौल उड़ाने की सजा अजय राय को क्या दी गई है? नहीं, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है। और हमारे सेना के मनोबल की बात आएगी
मैं देश के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। और आदरणीय राहुल जी ने बिल्कुल साफ कहा है, और कई बार आपको लगा है कि राहुल जी ने नाराजगी भी रखी है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी हो सकता है, मुझे लगता है कि सब और कड़ा संदेश जो है पार्टी भी दिया जाएगा और लोगों को भी दिया जाएगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा, मजाक बनाने की बात नहीं थी। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इतने दिन हो गए कार्रवाई को लेकर के, लोग गुस्से में, आक्रोशित है, समर्थन है, ये सवाल तो पूछना जायज है क्या लोकतंत्र में? अच्छा, आपके लिए मैं सवाल एक और रखता हूँ, देश के सामने रखता हूँ और आपके लिए भी रखता हूँ। आपके लिए देश बड़ा है या प्रधानमंत्री जी बड़े जी? बता दीजिए चलिए, देश बड़ा है या सरकार बड़ी है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने? अच्छा, ये सवाल मुझसे है? ये तो मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ। अगर आप देना मेरे लिए तो देश और चुने हुए प्रधानमंत्री और देश की सरकार, वो सब तीनों एक ही जगह पर हैं। क्योंकि देश के लिए ही भारत सरकार काम कर रही है, देश के लिए ही प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हम सब देश के लिए लगे हुए हैं। तो इन तीनों चीजों में और दोनों चीजों में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपका सवाल मेरे से तो बहुत ही बेकार था। नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा, हम ये पूछना चाह रहे थे, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। और आरपी सिंह सर बैठे हो, मेरे बड़े हैं, आतंकवाद को अगर करारा जवाब देना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विपक्ष को लेकर के जम्मू एंड कश्मीर जाए, सर्वोदय दल की एक और मीटिंग करे और आतंकवाद को वहां से संदेश दे। ऐसे बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को जवाब दे, पूरे विश्व के ऊपर एक नजीर दे कि देखो अगर भारत के ऊपर तुम नजरें उठाओगे तो पूरे विश्व स्तर पर तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम भिखारी मैं समझ गई आपके कहने का मतलब है। ओके आरपी सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो भी इस शो पर आ रहे हैं, तमाम अलग अलग चैनलों पर जा रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है, और वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जिस दिन हमला हुआ उसके अगले दिन ही पाकिस्तान पर धावा बोलना चाहिए था, इतना इंतजार किया जा रहा है। ये सैयद जवाद की बेचैनी है और यही उनका सवाल है, और शायद अजय राय भी यही पॉइंट रख रहे हैं और तमाम कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि अगले दिन ही धावा क्यों नहीं बोला। 26/11 की घटना हुए कितने साल हो गए, जरा इनसे पूछिए। तब के जो एयरफोर्स चीफ थे उन्होंने कहा था कि हमें हमले की छूट दो, तो मना कर दिया गया था। और आपकी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, पाकिस्तान की जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उसके बाद चन्नी साहब ब्रीफ देने आए थे। वो ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, ये नहीं कि कहीं ऐसे ही बोल बैठे वो तो प्रॉपर ब्रीफ देने आए थे मीटिंग का। और मीटिंग में आकर क्या पूछ रहे हैं कि सबूत दिखाओ कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और अब आपके नेता राफेल को दिखा रहे हैं, नींबू और मिर्च दिखा रहे हैं। सर में आप सबके सब मिलकर सेना का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा कि पाकिस्तान में किस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर? पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि हम इसको जंग का ऐलान मानते हैं। आप नहीं मानते इस बात को, परंतु पाकिस्तान मानता है कि जंग का ऐलान है। इस गर्मियों में पीने की बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और अगले कुछ सालों में पाकिस्तान की पूरी भूमि बंजर हो जाएगी। ये 71 के युद्ध में नहीं किया, ये 65 के युद्ध में नहीं किया, ये हुआ ही नहीं। ये करना चाहिए था, अब हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। आज हमने उनके साथ व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया। ये नहीं कि सीधा व्यापार, अगर वो कहीं से रूट होकर भी आ रहा है, किसी और देश से भी रूट होकर आ रहा है, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को दिखेगा नहीं ये, परंतु क्योंकि इसलिए नहीं दिखेगा कि इनको यहाँ पर कुछ बोलना है, ऐसा बोलना है जिससे ये इनकी हेडलाइन पाकिस्तान में बने। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ लग जाएगा। जिस दिन 370-35 हटाई गई, उसके तीसरे दिन राहुल गांधी जी ने बयान दिया, अगर मुझे ठीक तारीख याद है, 9 तारीख की बात है, उन्होंने 9 अगस्त की बात है 2019 की, बयान दिया कि कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रही है। और सितंबर के महीने में वही बयान इमरान खान ने यूएन में जाकर रिपीट किया और कहा ये राहुल गांधी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर खून की नदियां बह रही है, वहां कत्लो गैरत हो रही है। ये बयान एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर दिया उन्होंने वहां जाकर। समझे क्या कि ये कोई ना कोई इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, जिसको यहाँ पर ये चलाते हैं और उनका बाजा यहाँ बजाते हैं ताकि उनको असूलियत हो। हम एक एक कर चाबी कस रहे हैं। किसी भी जंग से पहले, किसी भी हमले से पहले अगर हम चाबियां कस दें ताकि उनके पास कोई मौका मिले ना कहीं और जाने का, कुछ करने का, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और एक मिनट रुकिए, सुना आपका मैंने टोका नहीं एक बार भी, सुनिए एक बार। और आर्मी और एयरफोर्स और नेवी को सरकार ने खुली छूट दे रखी है।
वह अपना समय अपना तरीका खुद तय करेंगे और तय कर किस प्रकार हमला करना है, कहाँ करना है, कितना करना है और कितने दिन करना है, वो भी वही तय करेंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि हाथ बांध दिए एयरफोर्स चीफ के फली मेजर साहब के कि आपने हमला नहीं करना। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला करिए और अपने नेताओं को समझाओ, चन्नी और सैफुद्दीन सोज जैसों को, जहाँ अपने नेताओं को समझाओ जो कहते हैं कि ये तो मिला जुला मामला है, ये हमला भारत सरकार ने कराया। ऐसे भी नेता इनकी इंडिया अलायंस के अंदर। जवाब, मुझे अपने 2 और मेहमानों के पास जाना है, लेकिन 5 सेकंड। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूँ सर, आपके साथ कांधे से कांधा मिला करके हम खड़े हुए हैं। आपको जो कठोर, अरे इस कांधे से सैफुद्दीन सोज को उतार कर बाहर मारो, इस कांधे से चन्नी को उतारकर बाहर मारो, इस कांधे से अजय राय को उठाकर बाहर फेंको, इस कांधे पर आपने वो जो हिमाचल का मंत्री बैठा रखा है उसको उतारकर जूता मारो, इस कांधे से जूता मारो उतार कर उसको। वो जो आपका मंत्री है कर्नाटक के अंदर, उसका मुंह काला करो। मैं फिर दोहरा रही हूँ सैयद जवाद कि आपकी भूमिका हो गई हो तो अब आप असलियत पर आओ, जो असली बयान है। वैभव सिंह जी, 26/11 का मुंबई हमला होता है। ओके वैभव सिंह जी, 26/11 का मुंबई हमला होता है, उस वक्त के वायुसेना चीफ कहते हैं कि भाई हमें कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने आदेश नहीं दिए और मना कर दिया उनको कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज तक उस बात को याद किया जाता है, लेकिन तब में और अब में अंतर यह है कि आज विपक्ष कह रहा है अगले ही दिन पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाए, जो कि भारत बजा रहा है, अपने तरीके से बजा रहा है, लेकिन वहां जाए और जाकर के पूरी सेना लेकर जाए और हमला बोल दे। 26/11 के वक्त ये सब चीजें क्या समझ में आई थी? जी, आप 26/11 की बात कर रही हैं, मैं थोड़ा और पहले जाना चाहूंगा। अगर आप देखें 1965 की जंग के बाद जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो जमीन कब्जा की थी पाकिस्तान के अंदर, वो जमीन बिना किसी नेगोशिएशन के वापस किस पार्टी ने की? 1971 की जंग में जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के पास थे, इंडिया का एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर लिए बिना उन 93,000 को वापस कर दिया गया। ये डिसीजन किस पार्टी का था? इवन कांग्रेस पार्टी के अंदर जब इस देश में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब तो शायद आज की जो जनरेशन है उसको तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब भी नहीं मालूम होगा कि यार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है। तो एक साथ एक ही दिन में अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, जिसमें दर्जनों के हिसाब से कैजुअलिटीज हर हफ्ते हुआ करती थी इसी भारत में। क्या पुणे का जर्मन बेकरी, क्या बेंगलोर का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या पटना, क्या कर्नाटका, क्या तमिलनाडु और क्या दिल्ली और क्या बंगाल, हर जगह हुआ होते थे। उसके खिलाफ कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। अब आ जाता है 26/11 पे। आप 26/11 पे कार्रवाई की बात कर रही हैं एयरफोर्स चीफ के। उसके बाद पाकिस्तान से हिसाब मांगने के बजाय कि पाकिस्तान हिसाब दे कि उसने क्या कार्रवाई की है इन आतंकियों के खिलाफ, लश्कर तैयबा के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, हाफिज सईद के खिलाफ, लखवी के खिलाफ, उन्होंने जाकर के शर्मल शेख में प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह मान आए कि हम पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद कर रहे हैं बलूचिस्तान में। मिस्र के शर्मल शेख में साइन करके डॉक्यूमेंट चले आए कि हम भारत पाकिस्तान में आतंकवाद करता है। तो ये सारी वो चीजें ना जो इतिहास में रिकॉर्ड का हिस्सा है। जवाद साहब बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरा जवाद साहब से कोई इख्तलाफ नहीं, जवाद साहब अपने विचारधारा रखने के स्वतंत्र हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मनमोहन साहब ने क्या कागज पे साइन नहीं किए? वो कागज के आज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। और जहां तक आज की बात है, देखिए भारत ने अपना गियर शिफ्ट किया है। 2014 के बाद से आज तक कितने आतंकवादी हमले हुए हैं? 2014 के बाद से आज तक कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए? 2014 के बाद से आज तक पाकिस्तान ने जब भी इस तरह की हरकत की है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अमन की आंचल। रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे भाई, बीच में नहीं बोलेंगे, म्यूट कर दूंगी फिर मैं। आपकी आवाज नहीं जा रही है सैयद जवाद। वैभव जी बोलिए। तो देखिए, अब इनको मिर्ची लग रही है क्योंकि ये वो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो कागज के ऊपर मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये बातें कर रहे हैं कि जी वो अजय राय मेरे ही होम टाउन से आते हैं और अजय राय की राजनीति भी मैं जानता हूं, और अजय राय के जो पहले जो उनके भाई राजनीति करते थे मैं उसको भी जानता था। हाँ। उनकी जो राजनीति है वो इसी तरह के हथकंडों पे ही निर्भर राजनीति है। ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड है वो कितना आपराधिक है कितना नहीं है, उसके बारे में आप पत्रकार हैं, आपके यहाँ रिपोर्टर हैं, आप उनको भेज दें, वो आपको ला करके दे देंगे। तो जिनका खुद का आपराधिक बैकग्राउंड है वो देश की सेना का अपमान नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, जरा आप मुझे बताएं।
दूसरी बात, ये कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, इनको मतलब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए गए। क्या कांग्रेस के पास इससे बेहतर व्यक्ति नहीं? लेकिन क्यों होगा? क्योंकि जब आपकी खुद की पार्टी का एक नेता जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बोलता है, शीला दीक्षित के सुपुत्र, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ये तो गली का गुंडा है बिपिन रावत। उस समय वो भारत के सेना अध्यक्ष थे। इनका एक इतिहास है भारतीय सेनाओं का अपमान करने का, उनका मनोबल गिराने का। आपको क्या लगता है जब 26/11 के बाद और इंडिया में जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और भारत की सरकार सेनाओं को कार्रवाई नहीं करने देती थी, तो क्या सब सेनाओं का जो मनोबल था वो बढ़ता था? तब नहीं गिर रहा था? वो इससे कहीं ज्यादा गिरता था। अब तो ये इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब तो ये पता चल गया सबको। और मैं एक चीज, एक लाइन बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आपके यहाँ पे एक साहब कह रहे थे कि हमारा जो ऑपोजिशन का 94 इंच का सीना, देखिए 56 इंच का सीना तो इंसान का होता है, 94 इंच का सीना सिर्फ दैत्यों और असुरों का होता है, इंसानों का नहीं होता। अखिलेश कटियार जी, ये वो कच्चा चिट्ठा था यूपीए सरकार का, ये वो कच्चा चिट्ठा था पुरानी कांग्रेस की सरकार का, जिसमें आप लोग भी भागीदारी रहे। लेकिन खैर जो भी मजबूरियां हो, लेकिन आज तो ना सरकार है ना भागीदारी है। फिर ये चुप्पी क्यों है? कभी ओसामा जी कहा जाए, कभी सैनिकों को पीट कर खदेड़ दिया जाए, ऐसे बयान दिए जाएं, कभी प्रधानमंत्री का चित्र ऐसा लगाया जाए जिसमें गायब हो जाए, वो फिर डिलीट किया जाए। इन तमाम बातों पर समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है भाई? और पहले ये बात क्यों नहीं उठती थी कि धावा बोल दिया जाए पाकिस्तान पर, जो आज बोली जा रही है, जबकि हर एक्शन लिया जा रहा है और एक कूटनीति के तहत लिया जा रहा है। रीमा जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज 13 दिन हो गए हैं 22 अप्रैल की जो घटना है, और पूरा देश ये इस बात का इंतजार कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ खड़े होकर कहा, ये जिसने हमारे 26 देशवासियों को, भारतवासियों को इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, उनके खिलाफ उस सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीमा जी, आज इस बात का वक्त को थोड़ी है कि हम 20 साल का हिसाब करें, उसके लिए तो पूरा वक्त पड़ा रहता है, कर लेंगे हिसाब का भी बाद में। लेकिन आज तो हमारे देश का एक एक नागरिक कहता है कि आज उस देश को सबक सिखाने की जरूरत है। कैसे? और उसके बाद की एक जानकारी होगी। कैसे? इसके बाद 27 अप्रैल को बीएसएफ के एक जवान है पूरम सिंह, उसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। उसमें कोई चर्चा होनी चाहिए कि भाई उसको छोड़ो। वो 27 अप्रैल की घटना, उनकी पत्नी बार बार इस पे कह रही कि पूरम सिंह का पता नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इकट्ठे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे हम इस बात को ना टालें। क्या हम इस बात में सक्षम नहीं है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और भारत के प्रधानमंत्री पूरे 10 साल से पूरी दुनिया में घूमते रहे, वो मित्र करते कहते हैं ट्रंप को, राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, और मार्को रूबियो उनके जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव है, वो कहते हैं बातचीत करो जी। यूरोपीय यूनियन हमारे साथ नहीं खड़ी है, अब खाड़ी देश हमारे साथ नहीं है। हमने इन 10 सालों में पूरी दुनिया में कैसे रिश्ते बनाए हैं कि हमारे देश के अंदर घुस के कोई इतनी बड़ी घटना कर रहा है और इसके बाद में कह रहे हैं कि आप बात करो। हम बात नहीं करना चाहते, हम जवाबी कार्रवाई चाहते हैं। भारत के साथ कोई इस तरीका का व्यवहार करे, भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज हम इन मुद्दों पे बात करने के बजाय आज जो आतंकवादियों के साथ जो हमें उनके साथ जो करना चाहिए, हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्षियों की नींद हराम करेंगे। अरे हमारा पाकिस्तान की नींद हराम करने का हक है और हम पानी रोक देंगे इसका खामियाजा 20 साल बाद दिखेगा। व्यापार रोकिए, ये कैसे कमजोर व्यक्तित्व की पहचान है भाई? हम व्यापार रोक देंगे, पानी रोक देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। रीमा जी, आज ये देश चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और ये दूरगामी बड़ा हटाइए, तो होता रहेगा बाद में। लेकिन आज जरूरत है कि भारत के साथ ऐसी कोई दुस्साहस न कर सके, उसका जवाब देने की जरूरत है। इसमें देश देरी कर रहा है। दो चीजें इस बात को लेकर भारत का दो चीजें मैं आरपी सिंह जी पर आऊं, लेकिन मुझे फिर से एक बार वैभव सिंह जी पर जाना पड़ेगा। 2 चीजें हैं अखिलेश कटियार, एक सेकेंड। आपने बोला एक तो ये छोटी सी बात पर ना जाया जाए, ये छोटी बात नहीं है। जिस बात को लेकर पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, जिन नेताओं के चेहरे पाकिस्तान की मीडिया में छाए हुए हैं, जिनसे पाकिस्तान के नेताओं को बल मिल रहा है, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि भाई डरने की बात नहीं है, हमारा साथ देने के लिए भारत में कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं, वो छोटी बात कैसे हो सकती है आपके लिए?
और दूसरी चीज आपने कहा पाकिस्तान की नींद हराम करने का वक्त है। आप देख नहीं रहे हो पाकिस्तान की नींद हराम है सर। सो नहीं पा रहे हैं उसके प्रधानमंत्री, ना आवाम सो पा रही है वहां की, और कैसे नींद हराम होगी? ये बात हम मीडिया पे बैठ के करें, कोई नींद हराम नहीं। अरे नींद हराम नहीं है आपके हिसाब से, सही मजबूत जवाब देना है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके की घटना भारत के साथ की गई है, भविष्य में कोई देश जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसे काम करने का, उस तरीके का जवाब मिलना चाहिए हमें पाकिस्तान को। ठीक है, क्विक रिएक्शन आरपी सिंह जी, फिर मैं आ रही हूँ वैभव जी आपके पास ब्रेक के बाद। शुभम द्विवेदी जी का घर कितनी दूर है अखिलेश यादव जी के लिए? अब तक समय रोका नहीं मैंने आपको, अच्छी बात नहीं। अरे अखिलेश कटियार जी, कटियार साहब प्लीज, टोका नहीं मैंने आपको। बीच में आपने सब बोला, मैं बीच में टोक सकता था। अभी तक समय नहीं निकला। मुख्तार अंसारी जो आतंकवादी था उसके घर गए थे ये अफसोस करने के लिए। कहते शुभम द्विवेदी के घर क्यों जाऊंगा मैं? ये इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग हमको बताएंगे हमने क्या करना है। इनको दिख नहीं रहा कि पाकिस्तान में कैसा हड़कंप मचा हुआ है। उनके जो सेनाध्यक्ष, उसका बयान सुना पिछले दिनों में कभी कोई? किस बिल में जाकर घुस गया पता नहीं। मैं चैलेंज दे रहा हूं, उनकी पत्नी देश में से गायब होकर विदेश चले गई है। वहां से उन्होंने अपने जितने उनके सेना के चीफ हैं, जितने उनके जनरल हैं, सबके सबने अपने परिवारजनों को देश से बाहर कर दिया, कहीं विदेश में छुपा दिया सबको। ठीक है। अरे उनकी हालत खराब है और एक एक कर उनको कॉर्नर किया जा रहा है। आज एडीपी के जो आ रही हो आप लोगों के पास फिर से आ रही हूँ। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई है। और बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। तो नए आपराधिक कानूनों को लेकर ये बैठक, जल्दी से नीरज सिंह से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी। नीरज, क्या खबर है? देखिए बिल्कुल रीमा, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक खत्म हुई है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल थी। इसके अलावा उपराज्यपाल, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं और दिल्ली के गृह मंत्री उस बैठक में शामिल थे। जो 3 नए कानून हैं, खासतौर से आप देखें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम और न्याय संहिता, इन तीनों कानून का इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली के अंदर किस तरीके से हो रहा है, क्या अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को किस तरीके से दूर किया जाए, इन कानूनों को लेके किस तरीके से पुलिस स्टेशन से लेके जो भी पुलिस का स्टाफ है, क्या उसको बेहतर तरीके से जो जानकारी है वो मिल पाई है। और आप देखें ये कोई पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी आप देखें गृह मंत्री ने देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनके साथ इस तरह की रिव्यू बैठक करी है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ इस तरह की रिव्यू बैठक की है, ताकि ये 3 जो आपराधिक कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो गृह मंत्री खुद उसमें हस्तक्षेप करते हैं और उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इसमें दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और रीमा, कुछ देर पहले ही ये बैठक खत्म हुई है और जिसमें गृह मंत्री ने साफ तौर से ये निर्देश भी दिया है और ये कहा भी है कि इन तीनों कानूनों को लेकर जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत आ रही हैं, उनको सीधे अवगत कराया जाए, ताकि गृह मंत्रालय उन परेशानियों को दूर करे और दिल्ली के हर पुलिस वाले से लेकर हर पुलिस के अधिकारी तक इन कानूनों की समझ हो, और ताकि जो आम जनता है उसको भी इन कानूनों को लेकर किसी तरह की ऊहापोह की स्थिति ना हो और उनको भी बेहतर तरीके से समझाया जा सके। उसी को लेकर ये रिव्यू बैठक की गई है, जो थोड़ी देर पहले ही रीमा खत्म हुई है। ओके, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नीरज सिंह। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे 5 की पंचायत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is of right. 200 glorious years of Fassanti. The saga will continue for many more centuries to come. चलिए वैभव जी, इस छोटी सी बात पर, जो अखिलेश कटियार जी के लिए छोटी सी बात है, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद सैयद जवाद। देखिए, भारत 2004 से 14 के बीच में 4766 टोटल सिविलियन कैजुअलिटीज, 4766 भारत के नागरिक मारे गए आतंकवाद में। जरा ये कटियार जी, जवाद जी, फलाना जी, ये जितने भी है ना, ये इंडिया अलायंस में लोग, जरा मुझे बताएं इन्होंने क्या कार्रवाई की थी।
5,000 भारतीय मार दिए गए। इनके लिए तो जाहिर सी बात है छोटी बात होगी, क्यों नहीं होगी छोटी बात भाई? जहां 4,766 लोग मारे और इन्होंने कुछ नहीं किया, 27 लोग क्या बेचते हैं? उनकी जान की क्या कीमत है? छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। दूसरी बात आप देख ले, आप जब ये बातें करते हैं कि हम ये जो अजय राय की जो हरकत हुई है कि भाई अजय राय ने किया, चलो क्या हो गया, छोटी सी हरकत है, छोटी सी बात है। आप राफेल जब आया था, आपको याद होगा रीमा जी, जब राफेल आया था तो राहुल गांधी ने नारा क्या दिया था? चौकीदार चोर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई राफेल की वजह से भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हो रही है, भारत की वायुसेना को मैं बधाई देना चाहता हूं, देश की जनता को मैं बधाई देता हूं, चाहते उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट खुद भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, भारत की राजनीति में ये चलता रहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा राफेल डील में घोटाला हुआ है, और जबकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, घोटाले का सवाल ही नहीं पैदा होता, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर था ही नहीं, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किया गया। खुद 10 साल 4 से लेकर 14 तक एक नट बोल्ट नहीं खरीदा भारत की सेनाओं के लिए, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आपको पता कर ले। लेकिन खुद अपने चलने के लिए एक ऐसा हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड का, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कह दिया कि यह बहुत महंगा है मेरे लिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। ओबामा का रिकॉर्ड था भाई, ऑन रिकॉर्ड ओबामा ने कहा कि भाई मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर में चलूं। कांग्रेस सरकार ने कहा नहीं हमको चाहिए, एक नहीं चाहिए, 14 चाहिए, उसमें घोटाला हुआ। सही है, जवाब को फ्रेम में रखिए। और 10 साल तक एक नट बोल्ट ना आर्मी के लिए, ना नेवी के लिए, ना एयरफोर्स के लिए अगर खरीदा तो सही जवाब बता दें कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो खरीदा गया। बताइए सही जवाब, ये दोनों सवालों का पहले जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं इस वक्त ये सोच कर आया था कि इस मुद्दों पे राजनीति नहीं, ये देश का मुद्दा है। अच्छा। लेकिन घटिया मानसिकता के लोग जो हैं वो घटिया मतलब सवाल पूछे, आईना अभी दिखाएं तो घटिया मानसिकता हो गई। अगर इतिहास के पन्नों से चेहरा दिखाएं और आईना दिखाएं तो वो घटिया मानसिकता है। अजय राय बोले तो सही मानसिकता है। चन्नी सवाल खड़ा करें और कहें कि हमारे यहाँ बम फेंका जाएगा तो सब हिल जाएगा, तो पाकिस्तान में तो कुछ बम ही नहीं फेंका गया, वो सही मानसिकता का परिचय है। सही है जवाब? रीमा जी, पता मैं शायरों का इसीलिए फैन हूँ, वो शायर लिख करके चला जाता है और ताउमर कुछ लोगों के ऊपर जो है वो लानत बनाकर करता चला जाता, तो है ना कि वो तलब करते नहीं। जवाब दीजिए, शायरी मत सुनाइए, मुशायरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी है यहाँ। कौन है दरबारी भाई? ये दरबारी कौन है? वो जो आईना दिखाए या वो जो सेना पर सवाल खड़े करें? अरे रुक तो जाइए, आप कहाँ? देखिए, ये वैभव बैठे हुए हैं, आरपी सिंह बैठे हुए हैं। जब ये 1971 में हम और पैदा नहीं होंगे ना, इनके बाप दादा जब नेकर पहन के शाखा की छाप उसमें जाते होंगे शाखा के अंदर, तब उस पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल जो है हमारे देश के सरकारों ने बदल दिया था। जब ये नेकर पहन करके शाखा में, ये तो पैदा भी नहीं होंगे। 90,000 सैनिक आपने लौटा दिए, हमारी फौज लाहौर तक बैठी थी, आपने लौटा दिए। आपको नीचे लगने लगी शाखा, जब लोगों को नीचे लगने पड़ा, वो बोलना नहीं चाह रहा था। अरे शाखा छाप सुनने नहीं चाहते ना, मैंने इसीलिए कहा शाखा छाप लोग घटिया मानसिकता के ऊपर घटिया राजनीति करेंगे तो घटिया लोगों के लिए, घटिया लोगों के लिए जवाब भी तड़कता भड़कता होना चाहिए। लगने नीचे अभी ये है ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिक लाकर दे दिए थे इंदिरा गांधी को, और उसके बावजूद हम घुटने टेक बैठे हैं पाकिस्तान के आगे। हमने घुटने टेक दी थे पाकिस्तान के आगे, ये कहकर कि भैया जो जमीन हमने ली है, जो सेना ने लाहौर तक कब्जा किया, वापस चलो आप। ये देखिए शांति अभी आप चेक करो, आपके पजामे के नीचे चड्डी में कौन सी मोहर लगी, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? मोहर लगी है पाकिस्तान की, और यहाँ आकर बात करते हैं तो चन्नी बयान देते क्या कहता है? वो किसकी बात कर रहा है? वो जो रफाल दिखा रहा है अजय राव, किसकी बात कर रहा है? उसकी चड्डी किसकी निशान की है? पाकिस्तान की किसकी है? जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। अभी जवाब क्या सुनेगा? जवाब आपको देना पड़ेगा देश को, और देश ने आपको हर बार जवाब दिया है। अब जब सेना का मनोबल तोड़ते हैं, जब आप सेना के प्रकरणों पर प्रश्न रहते हैं, देश आपको जवाब देता है। ठीक है, सुनते हैं। हाँ बोलिए, सही है जवाब। शाखा गए या नहीं गए, हमको ये बताइए। शाखा में सभ्यता सिखाई जाती है नहीं? अभी तो बड़ी सिखा रहे थे
शाखा जाया करिए आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज, अरे शांति से रखो, ये सिखाया जाता है कि अरे शांति रखो। देश के लोगों में गुस्सा है, देश के लोगों में सैयद जवाद गुस्सा है। नहीं, हमें वैभव पता सिंह है ने ऐसी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया आपकी कि आप इतने तिलमिला गए? ऐसा कौन सा कच्चा चिट्ठा खोल दिया? चड्डी पहनी इन्होंने। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं इस बात पर सैयद जवाद? नहीं, मैंने बोला, हंसने की बात नहीं है ये। अरे भाई क्या तरीका है ये, क्या तरीका है ये डिबेट? बोलिए। अब आरपी सिंह जी एक मिनट सुनते हैं। हाँ बोलो। मैंने इसीलिए कहा कि जब लोग शाखा में बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, अरे पॉइंट पर आओ आप, शाखा में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये मेरा विषय नहीं है आज का। आपको सैनिकों के ऊपर मजाक क्यों उड़ाई जा रही है, इस पर कुछ नहीं बोलना। 4766 लोग जो मारे गए 2004 से 14 के बीच, उनके बदले के लिए आप लोगों ने क्या किया? मेरा सवाल ये है, शाखा मेरा सवाल नहीं है सैयद जवाद, थोड़ी सेंसिटिविटी रखो शो में। अब बोलिए, 4 से 14 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया गया, कितने हमले बोले गए? मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना शो खुद कर लीजिए। मैं इस शो में बैठूंगा, मेरा जवाब 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं आप बोलो, लेकिन आप पर्सनल अटैक मत करो, आप पॉइंट पर रहो सैयद जवाद। मैंने पर्सनल नहीं बोला, मैं जो इतिहास के पन्ने खंगाल रही हूँ, जो वैभव सिंह ने खुलासा किया, मैं उसी पर सवाल कर रही हूँ, उस पर जवाब दे दो आप। 4 से 14 के बीच पाकिस्तान पर कितनी बार हमला बोला गया? रीमा जी 2 सेकंड, अगर 10 सेकंड भी आप नहीं दे पा रही हैं सहनशीलता के साथ और खामोशी से लफ्जों को खामोश रह करके आप लोगों में सुनने की, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो मुझको मत बुलाया करें। आप रोक नहीं रही, टोक रहे। मैंने आरएसएस के ऊपर ये सवाल खड़ा करा, जो कांग्रेस के ऊपर लगातार सवाल कर रहे थे। मैंने कहा कि जब आप लोग शाखा में नहीं भी पहुंचते होंगे या शाखा के अंदर जाते होंगे, तब हम लोग ने, इस देश की सेना ने, इस देश की सरकारों ने उस पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क का इतिहास और भूगोल बदल दिया था। 4 से 14 के बीच कितनी बार पाकिस्तान पर हमला बोला? सुनिए, अब आपने रुक जाइए, मैं जवाब पहले वैभव का दूंगा, फिर आरपी सिंह का दूंगा। इसी पर बोलिए, प्लीज कोई बीच में नहीं। थैंक यू सो मच। सैयद जवाद, वॉकआउट करना बहुत ही आसान है शो से, और जवाब देना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, लगता है। अगर सुनना नहीं चाहता है, मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ, इसीलिए आपको शो में बुलाया है सैयद जवाद, और इसीलिए बार बार आपको बुलाती हूँ। आप बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है बोलने से? बोलिए बोलिए सैयद जवाद, बोलिए। सरकार भो करना है, सरकार का भोपा पीटना है, तो पूरा एक ऑर्केस्ट्रा लिया। ये जवाब है या नहीं है आपके पास? अरे भाई जवाब है। हम लोग को आप बहुत फुटेज ले रहे हो इधर उधर की बातों में, लेकिन पॉइंट पर नहीं आ रहे हो। हम आपसे सवाल, हम आप अभी भी कह रहे हैं, आप लगा मैं आपसे सवालों का जवाब देना सही नहीं समझता। ये बेगैरत लोग हैं, वैभव जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये सिर्फ एक माइंडसेट से बैठे हैं। ये देश के अंदर राजनीति करने का समय नहीं है, वरना मैं भी बता सकता हूँ कि बगैर क्लियरेंस ये पाकिस्तान कौन लोग गए थे, किसने जाकर के हाथ में, और चाइना के साथ लाल आंख करके दिखाना था जब हमारे भारत के जवान शहीद हुए। मैं 4 से 14 सैयद जवाद, इतिहास खोलूंगा तो संघियों का, 4 से 14 का इतिहास क्यों आप डिलीट कर रहे हो? कंट्रोल और डिलीट। नई पैंट पहनी है ये संघियों ने, जो 4 से 14, अरे भाई 4 से 14 यूपीए की सरकार थी सैयद जवाद, भूलो मत। 4 से 14 नहीं बोल रहे हो। 4 से 14 का इतिहास क्या हम किताबों से, अपने जहन से मिटा दें? 2004 से 2014 का, 2004 से 14। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 2014 की चलिए बात करिए। 2004 से 14, 2004 से 14। सुनिए, आदरणीय मनमोहन सिंह 2004 से 14 के बीच कभी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान जाने की बात ही नहीं हो रही, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। नवाज शरीफ के लिए कभी हम लेकर के नहीं गए। 2004 से 14 के बीच 4766 लोग मारे गए, उनके लिए कितना खून खौला? हाँ, हमारा खून 4766। सुनिए,
हमने पाकिस्तान को करारे मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमने कभी राजनीतिकरण नहीं करा। क्या किया था? कभी राजनीतिकरण नहीं करा। कैसे कैसे अरे मैं वही देश वही जानना चाहता है सैयद जवाद, कैसे बदला लिया था पाकिस्तान से? हमने पाकिस्तान से ऐसे बदला लिया था मैडम कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 4 से 14 के बीच। और 4 से 14 के बीच पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ये कहाँ पर लिखा है? मुझे एक्चुअली नहीं पता था। आपने पूछा, मैं बताना चालू कर रहा हूँ। आप सुनते, संघियों की यही प्रॉब्लम होती है, वो सुनते हैं 2004 से 14 के बीच। चलो ठीक है, बताओ। अरे भाई सारे मेहमानों को जरा फ्रेम में रखिए। मेरे ख्याल से इस इतिहास के बारे में ना वैभव सिंह को पता होगा, ना आरपी सिंह जी को, ना ही अखिलेश कटियार को, जो अब सैयद जवाद बताने वाले हैं। 2004 से 14 के बीच भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अब बताइए। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा 71 में कर दिया था मैडम। आपको कुछ मैंने 4 से 14 का सवाल पूछा, आप 71 पर पहुंच गए। मैं 4 से 14 के बीच आपको उपयोगी काम बता रहा हूँ ताकि देश को समझ में आए। हाँ। मैंने कहा कि इस 10 साल के कार्यकाल में कभी मनमोहन सिंह बिरयानी खाने कभी पाकिस्तान नहीं गए, बगैर क्लियरेंस ये नहीं गए, नवाज शरीफ के हाथ में हाथ डाल करके नहीं घूमे, इमरान खान से जाकर के झपियां नहीं पाए, मिल करके नहीं आए, कभी नहीं हुए। और इस देश में जब हमारे अच्छा, वायुसेना चीफ को मना क्यों किया गया था कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेना? वायुसेना, अरे सुनिए ना, एयर चीफ मार्शल को, एयर चीफ को क्यों बोला गया था कि कोई एक्शन नहीं लेना पाकिस्तान पर 26/11 के बाद? सुनिए जब, अरे मैडम आप सुनी नहीं रही, एक ही तरफा अगर आपको टेप रिकॉर्डिंग करनी तो करिए, पूछिए ना सरकार को सवाल। जब हमारे देश के ऊपर आज आप बहुत विचलित हो सैयद जवाद, आज आप बहुत बौखलाए हुए से लग रहे हो, मुझे आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आप मुझ पर अटैक कर रहे हो। आप तो ऐसे ना थे सैयद जवाद, आप तो पढ़ लिख के आते थे, आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हो, लेकिन आज आप ही भूल गए सब कुछ। मैं अपनी जबान से कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि उस दलील मुल्क पाकिस्तान को मेरी जबान से फायदा हो। अच्छा, आप लोग चाहती है कि उसका राजनीतिकरण करा जाए। मैं उस घटिया राजनीति के ट्रैप में नहीं फंस सकता जो आप हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। माफ करिएगा, मेरा मुकाबला इस वक्त मेरे मुल्क के साथ खड़ा होना है, ना कि आपकी चाटुकारिता करना है, ना सरकार की चाटुकारिता। अच्छा, 4 से 14 मैं 140 करोड़ अवाम के साथ खड़ा हूं, उनके दुख और तकलीफ के साथ खड़ा हूं, लेकिन आप लोगों की घटिया राजनीति के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता, ना आपके वो अल्फाज अपने मुंह में ले सकता। बोलने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वक्त नहीं है बोलने का। रीमा, मैं अभी तक नहीं समझ पाई, ना आरपी सिंह जी समझ पा रहे होंगे, ना वैभव सिंह जी समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या घटिया सवाल पूछा है। एक सिंपल सवाल पूछा कि वायुसेना चीफ को 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने क्यों उनके हाथ बांध दिए थे और क्यों कहा था कि पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं बोलना। ये अगर बेतुका सवाल है तो ठीक है भाई, हो सकता है। अखिलेश कटियार जी, 2004 से 2014 के बीच 4766 लोग मारे गए, क्या तब भी अखिलेश यादव ने और आपने चैनल्स पर बैठकर देश के सामने यही बात रखी थी कि अगले ही दिन हमला क्यों नहीं बोला जा रहा पाकिस्तान पर? क्या कोई एक बयान आया था जो आज आरपी सिंह जी से पूछ रहे हैं? उस दिन भी आपका कोई बयान था ऐसा? रीमा जी, जब कांग्रेस सही देशवासियों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, हाँ। तो जनता ने कांग्रेस को हटा दिया, जनता ने चुन लिया भारतीय जनता पार्टी को। तो अब जनता की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, सैयद जवाद शो छोड़कर चले गए हैं। वैभव सिंह जी, आपने ऐसा इतिहास के पन्ने खंगाले कि सैयद जवाद, अरे सैयद जवाद शो छोड़कर चले गए हैं। अखिलेश कटियार जी, देखिए मतलब कांग्रेस के लोग इस तरह से करते हैं कि जब उनसे उनके बारे में पूछा जाए तो वो चले जाते हैं। चलिए अखिलेश कटियार जी बोलिए। नहीं, सैयद जब्बार हमें दिख रहे हैं, आप ऐसा ना माने। अच्छा, वापस आ, और वापस आ, सैयद जब्बार है। ओके ओके ओके, और सुन ले पूरी बात, आप मुझे 1-2 मिनट का समय दे दें। बोलिए, आप ही से सवाल है, बोलिए। और दूसरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज हमारे मित्र हैं, मोदी साहब ट्रंप को मित्र बोलते हैं, ट्रंप मोदी साहब को मित्र बोलते हैं, लेकिन वहां से हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है कि मार्को रूबियो साहब जो विदेश मंत्रालय के उनके सचिव हैं, वो कहते हैं बातचीत से मामला निपटाओ। और हम अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए हम ब्रिक्स की मीटिंग में भी नहीं जाते, और रसिया विक्ट्री डे परेड में भी प्रधानमंत्री नहीं गए और हमारे रक्षा मंत्री नहीं गए, वहां हम संजय सेठ को भेज देते। सर, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था अखिलेश जी, फिर आप कहेंगे मैं टोक रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपकी पार्टी का स्टैंड पहले भी ऐसा रहा है या नहीं जो इस बार रह रहा है? आप अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हो, अमेरिका के
मेरे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जेल संघ पूरे पूरी दुनिया ही लूटे, हमें कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, तो क्या करते थे पूरी दुनिया? यानी पहले स्टैंड नहीं था। आरपी सिंह जी जवाब देंगे। चलिए हम अमेरिका से शुरू कर लेते हैं। हालांकि और तीसरी बात, एक बात बोल के खत्म करूंगा, 1 सेकंड में। और जो ये पूरन सिंह बीएसएफ का जवान है जो पंजाब के फिरोजपुर से 23 अप्रैल को पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार किया, कुछ छोड़ ये आपने बोल दिया, ये पहले भी बोला था आपने, इस पर जवाब मिला है, लेकिन अब दोबारा से ओके जानना चाहता है जवाब। धन्यवाद। अगर आपने ऊंचा हो गया हो, पाकिस्तान का एक रेंजर भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाइयाँ लगातार इस प्रकार ही चलती हैं। उनका भी एक रेंजर, पाकिस्तान का जो फौज का रेंजर हमारे पास है। चलिए अमेरिका के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं वो सुन लिया जाए एक बार। If Pakistan attacks India, I will not sit back. I will destroy Pakistan. Modi is my friend and I love the people of India. यूएस प्रेसिडेंट, ये यूएस प्रेसिडेंट है। मैं आपको रशिया के प्रेसिडेंट का भी सुना देता हूं अगर इनकी तसल्ली होती हो तो। I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, it means China is behind it. And both Pakistan and China will face consequences. असल में क्या कि इन्होंने कुछ चश्मे हरे रंग के पहन लिए और वो जो कांग्रेस के हमारे मित्र जो बोलते हैं ना, वो चेक कराना पड़ेगा कि क्या मामला है। ये जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं यहाँ आकर, पाकिस्तान के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि चन्नी ने जो किया गलत किया। चन्नी आज भी इनकी पार्टी का नेता है। अगर हिम्मत थी ना राहुल गांधी और खड़गे साहब में, चन्नी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते कि आप देश की सेना के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। और एक और जानकारी दे दूं, कृपा कर मैं भेज देता हूं आपको, कृपा कर चेक कर लीजिए। भारत की सेना ने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा वीडियो पब्लिक किया था, उसके बावजूद प्रश्न उठा रहे हैं ये। मैं तो निवेदन करूंगा भारत की सेना से, अगली बार कांग्रेस के जो लोग जो विपक्ष के लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनको साथ बांध के ले जाएगा, वहीं छोड़ आइएगा ताकि ध्यान में रहेगा, फिर प्रश्न उठाएंगे यहाँ कर ये लोग। वैभव सिंह और सैयद जवाद को फ्रेम में रखिए। हाँ, आपकी बात का जवाब मिल गया अखिलेश जी, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है तो वैभव सिंह वर्सेस सैयद जवाद। आपकी आवाज ही कट रही है अखिलेश जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, वैभव सिंह सैयद जवाद। वैभव सिंह जी बोलिए। देखिए, सबसे आप अभी जो बात हो रही थी कि 4 से 14 के बीच में क्या उन्होंने कार्रवाई की, वो नहीं बताया। वो बताएंगे भी नहीं क्योंकि है नहीं बताने के लिए कुछ। इन्होंने जो काम किए 4 से 14 के बीच में 2-4 चीजें और मैं आपको बता देता हूं। लालू प्रसाद यादव पाकिस्तान गए और लाहौर की बादशाही मस्जिद में खड़े होकर के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। वीडियो ऑन द रिकॉर्ड है, जियो न्यूज के ऊपर पाकिस्तान के चैनल पे आप जाके देख लीजिए। ये इनका जवाब था पाकिस्तान के आतंकवाद के जवाब में। और क्या कर रहे थे ये, जिस कटियार साहब जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी से, इनके एक बहुत बड़े नेता मतलब नंबर 2 माने जाते थे समाजवादी पार्टी में। उनका नाम था आजम खान। आजम खान साहब आज भी इनकी पार्टी के नेता अगर नहीं है तो कटियार साहब बोलते हैं हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है वो। आजम खान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसने इस देश का बंटवारा किया, उस मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जौहर के नाम से विश्वविद्यालय बनाया। और किस पैसे से बनवाया? कुंभ के पैसे से बनवाया, महाकुंभ के पैसे से आजम खान साहब ने। कटियार साहब बताएं कि उनको कुंभ की जिम्मेदारी किसने दी थी? आजम खान को अखिलेश यादव ने दी थी। उस पैसे का उपयोग क्या किया? पाकिस्तान के संस्थापक मुस्लिम लीग के संस्थापक के नाम पे बनवाया। और मैं बता दूं 1971 का जो हमला हुआ था वो 9 महीने बाद हुआ था। इनको तुरंत कार्रवाई चाहिए। भारत सरकार तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? 1971 के हमले के बाद 2 पॉइंट्स उठाए आपने, दोनों पर एक एक जवाब। पहले अखिलेश कटियार, फिर सैयद जवाद। और एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये कह रहे थे ना कि हम प्रधानमंत्री जी जो है वो पाकिस्तान नहीं गए थे, मनमोहन सिंह, वो वहां के प्रधानमंत्री को बुला के यहाँ पे क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रहे थे, यहाँ पे उनको बिरयानी खिलाते और यासीन मलिक को अपने प्रधानमंत्री आवास में बुला करके बिरयानी खिलाते थे। ठीक है, बताइए अखिलेश जी। अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज, अरे रुकिए ना, रुको अभी रुको आप। हाँ अखिलेश जी जल्दी बोलिए। आजम खान ने उस पैसे से क्या किया वो तो वो पूछ रहे हैं ना, उन्होंने वो सवाल खड़ा किया है। नहीं ठीक है, सैयद जवाद, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सैयद जवाद, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सैयद जवाद,
अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। क्या हो रहा है ये? हम लोग के लोग बोलते हैं आवाज खराब हो जाती है। सर आज मैं आपको वीडियो भेजूंगी प्रोग्राम का, और आप जरा देखना कि आपकी आवाज कितनी क्रैक हो रही है। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा कि आपकी आवाज क्रैक हो रही है? अगर हो रही है तभी बोल रही हूँ ना। एक बार फिर से बोलिए प्लीज। आवाज खराब हो रहा तो ठीक है, नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। फाइनल कमेंट आरपी सिंह जी, खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब मुद्दा ये आ जाता है ना कि देशभक्ति, तो देशभक्ति में ये राजनीति को पीछे छोड़ना पड़ता है। और जब राजनीति ही राजनीति की जाती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि देशभक्ति कहाँ पर ठहरी हुई है। और खासकर दुख ये होता है कि ये राजनेता जो इतने ज़्यादा देखे जाते हैं भारत में ही नहीं बाहर भी, वो जब ऐसे बयान देते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है किसका साथ किसका हाथ पाकिस्तान के साथ। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है।